वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम करने वाले हैं बच्चे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स +2 क्लास के लिए फिज़िक्स की लास्ट यूनिट है। बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और 10th यूनिट कट हो गई है तो हम 9th यूनिट आज कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आगे वाले वीडियोस में एक पूरी सीरीज चलेगी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। एट लास्ट मैं आपको बताऊंगी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे करके हम इसको कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ओके तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी है, फर्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर एंड थर्ड आगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेमीकंडक्टर्स में तो बेसिकली आपने ये नाम सुने ही होंगे, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, और बीच वाले क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात अगर मैं करूँ तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, सोच के बताना। आप द फेमस शो देखते हो, दैट इज तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें आपको बताते हैं दैट इज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वहाँ पे गड़ा इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं लिखा होता, तो आप एक मेरे को डिफरेंस बताओगे इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस बार सीबीएसई ने कंसेप्ट्स पे ऊपर ज़्यादा जो है वो प्रेशराइज किया है। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट की, दैट इज सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। Materials which have conductivity and resistivity in between conductors and insulator। कंडक्टिविटी मतलब करंट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी मतलब कितना अगर आप करंट लगा रहे हो तो वो उसको कितना रेजिस्ट करेगा। बेसिकली ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आप सिलिकॉन और जर्मेनियम लेके चल सकते हो। कभी भी आपको पूछ ले कि दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। काफी सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, आप ये दो याद कर लो, दो भी लिखोगे तो ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर्स होते हैं, उसके बाद में सेमीकंडक्टर्स आते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एससी लिखते हैं, उसके बाद में हमारे पास इंसुलेटर आते हैं। तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है। इनकी कंडक्टिविटी, जो इंसुलेटर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी लो होती है, और ये जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी मीडियम होती है। कंडक्टर से कम होती है, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। इनके जो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी है वो लो होती है। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक पाना, कंडक्ट करने से रोकना, चार्जेस को फ्लो होने से रोकना। तो कंडक्टर्स की कम होती है, इंसुलेटर्स की हाई होती है, और इनकी अगेन मीडियम होती है। ये रोक भी लेते हैं कुछ कंडीशंस में और कुछ कंडीशन में नहीं भी रोकते। ठीक है, सो तीन चीजें हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी किसके, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ठीक है, उसके बाद में एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब क्या हुआ, हमारे पास एक कहानी सुनते हैं हम। कहानी में क्या हुआ, आपने बोहर का नाम सुना होगा, 8th यूनिट भी आएगी, दैट इज एटॉमिक एटम्स एंड न्यूक्लियाई। आपने केमिस्ट्री में बोहर का नाम काफ़ी बार पढ़ा है। ठीक है, सो बोहर ने क्या बोला था, काफ़ी सारे एटम्स के मॉडल्स आए थे, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, ठीक है, काफ़ी सारे मॉडल्स आए थे। तो लास्ट में क्या हुआ, बोहर ने अपना एक मॉडल दिया और उसने बोला कि हमारे पास क्या होते हैं, वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल होते हैं। सर्कुलर पाथ जो उसने बताए थे, JK, LMN शेल उसने बताए थे। ठीक है, हर एक शेल की अपनी एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ, अपनी एक अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की हम जब बांट करते थे, पहले में 2 फिल करते थे, फिर 2 8 करते थे, फिर 8 करते थे, फिर 18 करते थे, ऐसे फिल करते थे ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हर एक शेल की अपनी एनर्जी थी। तो बोहर ने क्या बोला, देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अब ये तो बात होगी बोहर की। अब आप बोलोगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नो डाउट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम्स आर एटम्स, है ना, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट किन से मिलता है, मिलके बनता है, ग्रुप ऑफ एटम से। तो अब वो भी तो एटम्स ही कहलाए ना। तो अब सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास भी तो एनर्जी शेल्स होंगे,
ठीक है, तो वही एनर्जी बैंड थ्योरी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टू वन अनदर टू फॉर्म अ क्रिस्टल, क्रिस्टल बना, काफी सारे एटम्स को इकट्ठा लेके आओगे, एक एलिमेंट, एक क्रिस्टल बनता है। तो अब क्या हो गया, जब आप क्या करते हो, सभी एटम्स को, काफी सारे एटम्स को एक साथ इकट्ठा लेके आए एक क्रिस्टल बनाने के लिए। आपने पढ़ा होगा सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड होता है। तो काफी सारे एटम्स को उठाया, लेके आए उनके पास में। तो अब ये एटम जो चुपचाप बैठे रहेंगे, अब एक क्लास है, एक क्लास में एक बच्चा बैठा था, 10 बच्चे मैंने और डाल दिए, तो वो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, शरारतें करेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे को तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना। वो इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट करना। इसके कारण क्या होगा, उनकी जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होगी, इंटर एटॉमिक मतलब एक ये एटम है मेरे पास, एक ये एटम है, इन दोनों एटम्स के बीच की, इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग एटम्स के बीच की, इंट्रा का मतलब होता है एक ही एटम के अंदर, ठीक है। तो इसके कारण इनकी जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस है उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। ड्यू टू दिस इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, हमने बोला। तो इस इन्फ्लुएंस के कारण, इस इफेक्ट के कारण, मान लो ये एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना असर छोड़ रहे हैं, तो क्या इनके एनर्जी लेवल्स में कुछ फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं। नो मॉडिफिकेशन इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हमने काफी सारे एटम्स मिलाए, उनको पास में लेके आए, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इंटर एटॉमिक, एक एटम दूसरे एटम के ऊपर फोर्स लगाएगा, इन्फ्लुएंस करेगा उसे, पर क्या उसका इफेक्ट उनके नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पे पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आप सिलिकॉन के 2 एटम्स ले लीजिए, 2 सिलिकॉन ले लिए मैंने, एक दूसरे के पास रख दिए, तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स थोड़ी कम या ज़्यादा हो जाएंगे कि मैंने 2 सिलिकॉन लिए हैं तो 4 ही लेवल होंगे, अगर एक लेती तो 6 होते। बिल्कुल नहीं होगा, कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, इन द आउटर शेल। बट अब क्या हुआ, आउटर शेल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, बट व्हाट अबाउट इनर शेल्स? But there is a considerable modification in the energy levels of electrons in the outer shell. देखो 2 चीजें हैं बच्चे। पहले इसने बोला ड्यू टू दिस इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी जो आउटर शेल में बैठे हैं उनके, बट एक कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन होगी इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल्स। यहाँ पे आउटर शेल की जगह पे इनर शेल कर लो, ठीक है, इनर शेल में होगा। उसके बाद में ये एक एनर्जी लेवल का आपका डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम, आगे भी बीएससी में बहुत काम आने वाला है। ये आपको पता है केमिस्ट्री में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आप ऐसे लेवल्स फिल करते थे। ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में कितनी दूरी हमने रखनी है, दैट इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड। जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो हमारा वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड जो होता है वो फिल्ड नहीं होता। उसके बाद में हम इनको एक्साइट कराते हैं, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो इधर हमें एनर्जी दी हुई है एंड दैट Eg रिप्रेजेंट्स द एनर्जी गैप या फोरबिडन एनर्जी गैप। अब आप बोलोगे कि फोरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। जब आपने आइस से, ठीक है, जब आपने आइस टू वाटर बनाने के शुरू किया तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपकी आइस को पिघलाने के अंदर यूज होगी, उसको बोलते हैं हम फोरबिडन एनर्जी हीट, ठीक है, या फोरबिडन एनर्जी। अब ये फोरबिडन एनर्जी गैप क्या है कि जब हमने वैलेंस बैंड के ऊपर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे इसको एक्साइट कराया तो पहले कुछ एनर्जी देंगे, तब इसकी एनर्जी जो है वो पर्टिकुलर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंचेगी, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पहुंचेगी, उसके बाद ही तो ये ऊपर जाएगा। तो इसको एक्साइट करने के लिए भी तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए, बट वो एनर्जी काउंट नहीं हो रही, वो फोरबिडन है, वो छिप गई है, तो उसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास हमने मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर समझना है, तो उसके लिए हम सिलिकॉन का एक क्रिस्टल ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर n नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। अब सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन जो होता है उसके पास आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको पता होगी। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैलेंसी बोलना चाहूँ तो कितनी होगी? 4। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? n। तो इसमें टोटल
देखो ना, यहाँ पे हमने बोला कि एक सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया, उस सिलिकॉन का क्रिस्टल लेना है, और क्रिस्टल किससे बनता है? नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम से। ठीक है, सिलिकॉन के काफी सारे एटम से बनेगा, 2 4 6 10, तो हमने बोल दिया कि हमने n एटम से बनाया है। अब एक सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, तो n सिलिकॉन्स के पास कितने हो गए? 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, यही बात इसने बोली है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करते हैं, अगर इस चीज को ध्यान से समझना, इफ द इंटर अटोमिक स्पेसिंग ऑफ सिलिकॉन एटम्स इज वेरी लार्ज। अब 2 सिलिकॉन के एटम है, एक ये पड़ा और एक ये पड़ा, अगर इन दोनों के बीच का स्पेस, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का स्पेस बहुत ज्यादा है, R = D है, तो कोई भी इंटर अटोमिक इंटरेक्शन नहीं होगी। यानी आपने 2 ऐसे एटम्स ले लिए, उनको बहुत ज्यादा दूर रख दिया। अब एक क्लास ये है, मैंने यहाँ पे बच्चों को बिठा दिया, एक क्लास ये है, यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है, तो क्या इस वाला बच्चा इसको इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इंटर अटोमिक डिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब इंटर आयनिक अटोमिक जो इंटरेक्शंस है वो बिल्कुल नहीं होगी। सेकेंड, जब हमारे पास R की वैल्यू कम हो जाती है बट ग्रेटर देन C हो जाती है, देन देयर इज नो विजिबल स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब यहां से आप देखो ना, ये हमारे पास डायग्राम था, ये A, B, C और D, ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग दी हुई है। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था कि R = D हो गया, मतलब ये डिस्टेंस, इतना सारा डिस्टेंस हमने लिया। अब दूसरे केस में हमारा R <D है बट R = C है। अब थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गया, यहां तक पहुंच गए हम। ठीक है, फिर हम B तक लेके जाएंगे, फिर हम A तक लेके जाएंगे, तो वो डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम हो रही है। इस साइड पे हमारे पास ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ले रहे हैं। फर्स्ट केस में हमने बोला R = D था, अब हमारा R <D है बट किसके इक्वल है? C के बराबर है। ठीक है, इस डायग्राम से देखना है, ABCD इस डायग्राम में दिया हुआ है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो अब क्या होगा? कोई भी स्प्लिटिंग आपको दिख रही है? अगर मैं C की बात करूं, ये रहा मेरे पास डायग्राम, जब D था तो कुछ इंटरेक्शन देखने को नहीं मिली, जब डिस्टेंस C हो गया तो भी देखो दोनों की दोनों लाइंस ऐसे ही जा रही है, कोई इंटरेक्शन आपको देखने को मिली। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को इफेक्ट करना। ये ऐसे जो सीधी लाइंस है, जब ये कर्वी हो जाती हैं या थोड़ी बहुत डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि इसने इसको इफेक्ट किया। सेम पढ़ा है। अब आगे चलते हैं। When interatomic spacing is equal to C, ये C से ग्रेटर था बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। अब C के इक्वल हो गया, द एनर्जी ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेबरिंग सिलिकॉन एटम स्टार्ट चेंजिंग, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ दीज एनर्जी लेवल्स अकर्स, देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल। इनर शेल में कुछ नहीं होगा, आउटर शेल के अंदर जब भी हमारा डिस्टेंस इक्वल टू C हुआ, तो अब ये देखो यहां से चेंज आना शुरू हो गया। पहले में था हमारे पास R = D, सेकंड में R हमारे पास D से कम था पर R हमारा C से ज़्यादा था। अब जो केस हम ले रहे हैं वहाँ पे हमारे पास R C के बराबर है, यानी कि यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, यहाँ पे देखिए ये आपको चेंज दिख रहा है, ये थोड़ी सी स्प्लिटिंग दिख रही है आपको, कर्वी पाथ शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन से हम कर्व के अंदर चले गए हैं, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है सॉरी। उसके बाद में हमने क्या करना है, इंटरएटॉमिक जो हमारी स्पेसिंग है R है, उसकी वैल्यू हमने B और C के बीच में लेनी है। अब B और C में क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ सिंगल 3s और 3p लेवल वी हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड लेवल वेयर 2n एनर्जी लेवल कॉरेस्पॉन्डिंग टू सिंगल 3s लेवल। अब ये चीज ध्यान रखना, 2n एनर्जी लेवल्स कॉरेस्पॉन्ड करेंगे किसके, 3s के, और 6n कॉरेस्पॉन्ड करेंगे किसके, 3p के। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे हुआ, हम क्या लिखते हैं बेटा, 3s2, ये 2 है ना, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो 2n किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, 3s के, और एक क्या लिखते हैं 3p 6, ठीक है, तो इस 6 को n से मल्टीप्लाई कर दो तो 6n किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, 3p के, ठीक है। ये जो हमारे पास स्प्रेडिंग हुई है ना एनर्जी लेवल्स की, ये क्या करेगी, एनर्जी गैप को रिड्यूस कर देती है 3s और 3p के बीच में, ठीक है, फ्री एटम के केस में। ये जो स्प्लिटिंग हुई है हमारे पास एनर्जी लेवल्स की स्प्रेड हुए, तो इसके कारण क्या होगा, Eg जो है हमारा वो कम हो जाता है फ्री एटम के केस में। तो ऊपर डायग्राम में चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे हमने ये लेके चले। तो अब हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, B और C के बीच की बात कर रहे हैं। तो एक जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, एक आपको एनर्जी गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है, एक एनर्जी गैप हमारे पास था यहाँ पे। तो
ये वाला जो एनर्जी गैप है ना, इससे ये वाला एनर्जी गैप कम होता जाएगा जैसे जैसे स्प्रेडिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओके। मतलब क्या है कि जब आप ये डिस्टेंस लोगे ना तो इस 3s2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2n लेवल्स हमारे फिल होंगे और इस 3p के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 6n लेवल्स आ जाएंगे। मतलब एक लेवल क्या हो गया, स्प्लिट हो गया काफ़ी सारे लेवल्स के अंदर। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारे पास था दिस कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस लेवल इज कॉल्ड एन एनर्जी बैंड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्लोजली स्पेस लेवल्स जो होते हैं उनको एनर्जी बैंड बोलते हैं। एनर्जी बैंड किसको बोला जाता है, ये ऐसे अगर आपको दिया हो ना दैट इज एनर्जी लेवल्स, पर ये जब आपको दे देना दैट इज एनर्जी बैंड। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एनर्जी बैंड के अंदर काफ़ी सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक पर्टिकुलर एनर्जी बैंड के अंदर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं और एनर्जी लेवल्स खुद अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमारा जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है वो इक्वल टू बी हो गया। बी के इक्वल है, आर इक्वल टू बी लेके चलोगे बट आर ग्रेटर देन ए है। उस केस में क्या हुआ कि जो एनर्जी गैप है 3s और 3p में वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एटम्स को। जो डिस्टिंक्शन थी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा s वाला है और कौन सा p वाला है। दोनों के बीच में दोनों मर्ज हो चुके हैं, उनके बीच का एनर्जी गैप ही चला गया, तो ना तो हमें p का पता चल रहा है ना हमें s का पता चल रहा है। ठीक है, हम कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वी कैन ओनली से दैट 4n लेवल्स जो है वो फील्ड है और 4n लेवल्स जो है वो एम्प्टी है। अब किसके 4n एम्प्टी है, 3p के एम्प्टी है या 3s के एम्प्टी है, हमें ये नहीं पता। हम ये बोल सकते हैं कि 4n एम्प्टी है, 4n क्या है हमारे पास फील्ड है। ठीक है, लेना कैसे है, r इक्वल टू बी लेना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, क्या यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका Eg आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। Eg इज द दिस गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है दैट इज एनर्जी गैप। अब इस पर्टिकुलर लेवल के अंदर तो दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं है। गैप नहीं है तो इस केस में हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कि 3p वाला कौन है और 3s वाला कौन है। ठीक है, अब जैसे ही आप क्या करोगे, r इक्वल टू a ले लोगे तो यहाँ पे फिर से एनर्जी गैप आना शुरू हो गया। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ने वाले हैं कि अब एनर्जी गैप हमारे पास कैसे आया। तो व्हेन इंटर एटॉमिक स्पेसिंग r जो है वो इक्वल टू a हो जाती है, देन बैंड ऑफ 4n फील्ड एनर्जी लेवल इज सेपरेटेड फ्रॉम 4n। ऊपर हमने क्या बोला था कि 4n फील्ड है, 4n एम्प्टी है। हमें नहीं पता किसके 4n फील्ड है किसके 4n एम्प्टी है, बट जब आपका r इक्वल टू a हो जाता है तब आपके 4n फील्ड वाले अलग हो जाते हैं, 4n एम्प्टी वाले आपके लेवल्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे। फिर से एनर्जी गैप आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Eg। ओके, लोअर कंप्लीटली फील्ड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ये तो आपको पता है। और अपर अनफील्ड, जब हम शुरू में बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये वाला लेवल होता है कंप्लीट, इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। ऊपर वाला जो अनफील्ड होता है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो जब हम बात करते हैं लोअर फील्ड लेवल की, वैलेंस बैंड, अपर अनफील्ड लेवल इज कंडक्शन बैंड, और एक मिनिमम एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक लेके जाने के लिए, दैट इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप। हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जैसे आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, इनको उठा के यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये इतनी एनर्जी, दैट इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, ओके। उसके बाद में डिफरेंस है जो इंसुलेटर्स का, कंडक्टर्स का और सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी बैंड्स का। इस पे से एक क्वेश्चन जो है वो आपका जरूर आता है। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि कंडक्टर्स का कंडक्शन बैंड कहाँ पे लाई करता है, कैसे फील्ड होता है, बीच में एनर्जी गैप कितना होता है, इंसुलेटर का कैसा होता है। बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर। सो इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं बात करती हूँ कंडक्टर्स का, तो कंडक्टर्स के केस में हमारे पास दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होता। दोनों के बीच में क्या करते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, पार्शियली ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर ही बैठे होंगे, कोई एनर्जी बैंड गैप नहीं होगा। Eg की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 होती है। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया हुआ है, ये जो आपको क्रॉस लाइंस दिखाई हुई हैं, ये वाला, ये यहाँ पे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो हमारे पास फील्ड वैलेंस बैंड होता है, एम्प्टी कंडक्शन बैंड होता है, और दोनों के बीच में जो गैप होता है दैट इज एनर्जी बैंड गैप। और सेकेंड अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, तो इनके बीच में गैप काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है, कितना होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ये गैप ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट तो होता है बट उसकी एनर्जी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो कंडक्शन बैंड पे नहीं पहुँच पाता। और जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तब तक कंडक्टिविटी नहीं आएगी, जब तक कंडक्टिविटी नहीं आएगी तब तक हम उनको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसमें सेमीकंडक्टर में क्या होता है, दोनों के बीच में लाई करता है, एक तो 0 एक 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो दोनों के बीच में लाई करेगा, 0 से तो ज्यादा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। Semiconductors, in semiconductor the valence band is totally filled and the conduction band is empty, but the energy gap between the conduction and valence band is quite small, it is less than 3 electron volt। अब ये जर्मेनियम के केस में अलग होता है, सिलिकॉन के केस में अलग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि सिलिकॉन के केस में हमारे पास कितना एनर्जी बैंड गैप आता है और जर्मेनियम के केस में कितना आता है। तो सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अब एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जब हम बात कर लेते हैं जीरो टेम्परेचर पे, व्हेन T इज इक्वल टू 0 केल्विन, तब क्या होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर्स हमेशा एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। सेमीकंडक्टर में बच्चे बेसिकली फंडा सारा टेम्परेचर का होता है। अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलेगी, वो एक्साइट होंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, वैलेंस बैंड से, उतनी उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जितना आप टेम्परेचर कम कर दोगे, मान लो 0 केल्विन कर दिया तो वो इंसुलेटर बन जाएंगे, हाई टेम्परेचर के ऊपर वो कंडक्टर बन जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अपनी बुक्स के अंदर हाईलाइट कर लेना। दैट इज 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स करते हैं एज ए इंसुलेटर, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। सो इंसुलेटर्स में बेसिकली हमारे पास एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप इज वेरी वेरी हाई, कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है या उसके इक्वल होता है। इस लार्ज एनर्जी बैंड गैप की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंच ही नहीं पाता, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होती है, इम्पॉसिबल होती है, इसीलिए इनको इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टिविटी कब आएगी, जब कंडक्शन वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पहुंचेगा, कंडक्शन बैंड तक पहुंचेगा। तो इन दोनों के बीच में जितना एनर्जी गैप होगा, जितनी ज़्यादा Eg की वैल्यू होगी, उतने कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, उतनी कम कंडक्टिविटी उसकी होगी, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। कल हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये नोट्स जो है वो मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक आपका काम नहीं करता है, लिंक कई बार क्या बता देते हैं, इनवैलिड बता देते हैं, तो आप सर्च करना अपने टेलीग्राम पे जाके, दैट इज फिजी, पहले ये मेरे चैनल का नाम था तो ये वही पड़ा है, ठीक है, फिजिक्स बाय पर्वत बिश्नोई, ठीक है, ये आप जाके सर्च करना। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी नाम दे दूंगी चैनल का कि क्या आपने सर्च करना, तो वहाँ से देख लेना। सो ये नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आगे मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियोस बनाने का, ताकि आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो सके। सो एक ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, 5 से 10 वीडियोस हम बनाएंगे थोड़ा थोड़ा करके रोज।